केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि 23 मार्च 2026 से राज्यों को गैस सप्लाई में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस अतिरिक्त गैस का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन और कम्युनिटी किचन जैसे जरूरी सेक्टरों में किया जाएगा, ताकि आम लोगों को भोजन की उपलब्धता प्रभावित न हो। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। अमेरिका की यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक हालिया रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट का भारत में तीखा विरोध हुआ है। देश के 275 पूर्व जज, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर इसे पक्षपातपूर्ण, प्रेरित और तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भारत की संस्थाओं की गलत छवि पेश करती है और इसके पीछे कुछ स्वार्थी तत्वों का एजेंडा हो सकता है, जो दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार से मांग की कि रिपोर्ट तैयार करने वालों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए। उनका कहना है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, जहां न्यायपालिका और संस्थागत व्यवस्था इतनी सक्षम है कि धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस लंबे समय से सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देता रहा है, इसलिए उसकी आलोचना तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल के जरिए मीडिया बन गया है और इस तरह की गतिविधियां निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल के लिए खतरा पैदा करती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस किसी आरोपी की तस्वीरें या वीडियो, जैसे हथकड़ी लगे हुए, घुमाते हुए या अपमानजनक स्थिति में ऑनलाइन डालती है, तो इससे समाज में उसके खिलाफ पहले से ही नकारात्मक धारणा बन जाती है। इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है और आरोपी की छवि खराब होती है, जबकि कानून के अनुसार दोष साबित होने तक वह निर्दोष माना जाता है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि ऐसी पोस्टिंग न सिर्फ व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी का उल्लंघन है, बल्कि मीडिया ट्रायल जैसी स्थिति पैदा कर देती है, जिससे न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पहले दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। कुल मिलाकर कोर्ट का मानना है कि डिजिटल दौर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, ताकि किसी भी आरोपी के अधिकारों और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत से समझौता न हो। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित के एक बयान ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका या पश्चिमी देश पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो पाकिस्तान को जवाब में भारत के शहरों, खासकर मुंबई और दिल्ली को निशाना बनाना चाहिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही पाकिस्तान सीधे तौर पर अमेरिका तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसे भारत को टारगेट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बयान को भारत में सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से देख रही हैं और इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शिया धर्म गुरुओं से कहा कि अगर उन्हें ईरान से ज्यादा लगाव है तो वे वहीं चले जाएं। ये बयान उस समय सामने आया जब वे एक शिया इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दरअसल ये पूरा मामला क्षेत्रीय तनाव और ईरान में चल रहे हालात से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के भीतर शिया समुदाय के बीच ईरान के समर्थन में भावनाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण सरकार और सेना को आंतरिक असंतोष की चिंता है। बताया जा रहा है कि मुनीर ने साफ चेतावनी दी कि पाकिस्तान में किसी भी बाहरी मुद्दे के नाम पर हिंसा या अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धार्मिक नेताओं से देश में शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव न बढ़ाने की अपील भी की। अमेरिका ने बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और सप्लाई संकट को नियंत्रित करने के लिए ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस फैसले के तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को बेचने और डिलीवर करने की अनुमति दी गई है, जिससे करीब 14 करोड़ यानी 140 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजार में आने की संभावना है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। इस अतिरिक्त सप्लाई से वैश्विक बाजार में दबाव कम होगा और तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ये राहत भरी खबर है। भारतीय रिफाइनरी फिर से ईरानी तेल खरीदने पर विचार कर रहे हैं, जिससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम रह सकता है और फिलहाल दाम स्थिर बने रहने की संभावना है। हॉलीवुड के दिग्गज मार्शल आर्टिस्ट और एक्शन स्टार चक नॉरिस के निधन पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने गहरा दुख जताया है। 86 वर्ष की उम्र में 19 मार्च 2026 को उनके निधन की खबर सामने आई, जिससे दुनिया भर के फैंस और कलाकारों में शोक की लहर है। अक्षय कुमार, जो खुद मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, ने भावुक पोस्ट में बताया कि ट्रेनिंग के दिनों में उन्होंने चक नॉरिस की कई फिल्में देखी और उनसे बहुत कुछ सीखा।
उन्होंने कहा कि नॉरिस की फिल्में उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक तरह की सीख थी जिनसे उन्हें अनुशासन, ताकत और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिली। अक्षय ने यह भी लिखा कि चक नॉरिस के ऑन स्क्रीन अंदाज और उनकी मेहनत ने उनके व्यक्तित्व और करियर को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने उनके योगदान के लिए आभार जताते हुए श्रद्धांजलि दी। चक नॉरिस को न केवल फिल्मों में उनके दमदार एक्शन के लिए जाना जाता था, बल्कि वे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के भी बड़े नाम थे, जिन्होंने कई कलाकारों को प्रेरित किया, जिनमें अक्षय कुमार भी शामिल थे। सिक्किम की नेपाली भाषा की फिल्म शेप ऑफ मोमो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रूस में आयोजित स्पिरिट ऑफ फायर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किए हैं। इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म के लिए सिल्वर टाइगर अवार्ड दिया गया। वहीं इसे सोल ऑफ रशिया वर्ल्ड सिनेमा स्पेशल प्राइज भी मिला, जो पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाने वाली फिल्मों को दिया जाता है। फिल्म की निर्देशक ट्राइबेनी राय ने यह सम्मान स्वीकार करते हुए इसे पूरे सिक्किम राज्य को समर्पित किया और इसे क्षेत्रीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया। यह फिल्म इंटरनेशनल डेब्यू प्रतियोगिता में शामिल थी और दुनिया भर के नए फिल्मकारों के बीच अपनी खास पहचान बनाने में सफल रही। शेप ऑफ मोमो एक भावनात्मक और यथार्थवादी कहानी है जो हिमालयी जीवन, पहचान और सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे विषयों को दर्शाती है। इस सफलता के बाद अब फिल्म को एम्स्टरडैम के सिनेमा एशिया फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जाएगा। साथ ही भारत में इसके रिलीज की तैयारी भी चल रही है। इस उपलब्धि से न सिर्फ सिक्किम बल्कि पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस का नया रोमांटिक गाना चांद देख लेना रिलीज हो गया है, जिसमें सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच एक इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है। इस गाने में एक फौजी की जिंदगी के साथ उसके रिश्तों की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है, जहां सरहद पर ड्यूटी कर रहे सैनिक और घर पर इंतजार कर रही पत्नी के बीच दूरी, प्यार और इंतजार का दर्द नजर आता है। गाने की खास बात यह है कि इसमें चांद को भावनाओं का प्रतीक बनाकर दिखाया गया है। दोनों दूर होते हुए भी एक ही आसमान और चांद के जरिए जुड़े रहते हैं। ये ट्रैक न सिर्फ रोमांस बल्कि त्याग, बलिदान और रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है, जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। संगीतकार हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा ये गाना रिलीज होते ही दर्शकों के बीच पसंद किया जा रहा है और फिल्म के प्रति उत्साह को और बढ़ा रहा है। आकाशदीप आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के इस तेज गेंदबाज को पीठ यानी लोअर बैक में स्ट्रेस इंजरी हुई है, जिसके कारण उन्हें कम से कम 8-12 हफ्ते आराम और रिहैब की जरूरत है। मेगा ऑक्शन में लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीदे गए आकाशदीप का बाहर होना केकेआर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि टीम पहले ही अपने अन्य तेज गेंदबाजों की चोट से जूझ रही है। चोट के चलते वो पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। इस तरह आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही केकेआर की गेंदबाजी लाइनअप कमजोर हो गई है और टीम को अब नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 300 वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इस कार्रवाई में ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जो लंबे समय से बिना अनुमति के देश में संचालित हो रहे थे। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे थे और आर्थिक व साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ये कदम ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने के बाद तेज हुई कार्रवाई का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक कुल लगभग 8,400 अवैध बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य रियल मनी गेमिंग और सट्टेबाजी के गैर कानूनी नेटवर्क पर पूरी तरह रोक लगाना और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की सख्ती से न केवल ऑनलाइन जुए की लत पर रोक लगेगी, बल्कि डिजिटल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सरकार आगे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स की पहचान कर लगातार कार्रवाई जारी रखने की तैयारी में है। और अंत में मौसम। भारत के करीब 20-22 राज्यों में मौसम सक्रिय रहेगा, जहां उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी, गरज चमक, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान यानी 70-85 किलोमीटर प्रति घंटा हवा और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी है, जबकि दिल्ली एनसीआर में हल्की मध्यम बारिश संभव है तथा तापमान 3 से 4 डिग्री गिर सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तूफानी हवाओं के साथ छिटपुट वर्षाएं, आंधी का पूर्वानुमान है, जिससे किसानों को खुले में फसलें न छोड़ने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।